नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और ये कहावत उद्धव ठाकरे पर एकदम सटीक बैठ रही है। उद्धव ठाकरे अब सोच रहे होंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया था, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी कर साफ कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अभी कुछ और हो सकती थी। लेकिन सच्चाई यही है कि उद्धव को इस्तीफा देना ही था। न उनके पास सरकार बचाने का सही नंबर था, न जनता का समर्थन, ना ही कुछ और। पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट पर जो टिप्पणी की है उसे समझना बहुत जरूरी है। किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध करार दिया, स्पीकर पर सवाल उठाए और यह भी कह दिया कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते। तो आज महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट पर सुप्रीम फैसले को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो किस आधार पर दिया? देखिए, ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है वो इसलिए आया क्योंकि शिंदे ने जो किया वो कानून सम्मत था। जो उद्धव ठाकरे चैलेंज करने पहुंचे, ये चैलेंज करने का इनके पास कोई आधार नहीं था। पहला आधार उद्धव ठाकरे ने तब खो दिया जबकि इन्होंने फ्लोर टेस्ट के जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो आधार इसलिए दिक्कत वाली थी कि आप व्हिप जारी करते हैं। व्हिप जारी करने की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत अगर सदन का सेशन सत्र चल रहा हो और सत्र के दौरान कोई बिल पास हुआ हो या फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हो, विश्वास मत हासिल करना हो या अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करना हो, किसी मुद्दे पर अगर सदन के अंदर कोई भी वोटिंग होगी तो उसके लिए व्हिप जारी करने की व्यवस्था है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक दूसरा गेम किया, संविधान को तोड़ मरोड़ कर चलाने की कोशिश की। और इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग के लिए व्हिप जारी कर दिया कि एक मीटिंग है हमारे घर पे और उस मीटिंग में जो विधायक शामिल होंगे और जो विधायक शामिल नहीं होंगे, शामिल होंगे वो हमारे साथ हैं, जो शामिल नहीं होंगे उनके खिलाफ नोटिस भेजा जाएगा और फिर उनको बर्खास्त किया जाएगा 10th शेड्यूल यानी दल बदल निरोधक कानून के तहत। लेकिन उद्धव ठाकरे इसको जो चैलेंज करने के लिए वहां पहुंचे थे, उस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि यह मामला बड़ा गंभीर है और एकनाथ शिंदे ने जो सवाल उठाया था उस सवाल का भी जवाब सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच के पास नहीं है। इसलिए इसमें लार्जर बेंच की जरूरत है, 7 जजों की बेंच चाहिए। और एकनाथ शिंदे ने यही कहा था, जिसमें एक क्वेरी डाली गई थी और वो थी नबाम तुकी की जो सरकार थी अरुणाचल प्रदेश में, जो सरकार में अफरा तफरी मची थी। और उस समय हाई कोर्ट का फैसला जो आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मान्यता दी, जिसको नबाम रैबिया जो फैसला था उसके केस के मामले में जाना जाता है। और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, कोई भी अगर जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसको हटाने के लिए दायर किया गया है याचिका, उसको हटाने के समय वो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं ले सकता है। एकनाथ शिंदे का यही कहना था कि जो डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र के थे उस समय, उस डिप्टी स्पीकर के पास एक 10th शेड्यूल का मामला गया डिस्क्वालिफिकेशन का कि दल बदल निरोधक कानून के तहत डिप्टी स्पीकर इस पर फैसला लें कि 16 विधायक जो है वो पार्टी के खिलाफ काम किया है। अब डिप्टी स्पीकर जिसको हटाने के लिए पहले से ही मामला चल रहा है सदन के अंदर, वो कैसे ये फैसला ले सकता है कि जो विधायक इनके साथ नहीं हैं उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और ये बड़ा संवैधानिक मामला है, इसीलिए 7 बेंच के पास भेज दिया गया। दूसरा सवाल इन लोगों का था, क्योंकि 3-3, 4-4 मामलों की सुनवाई हो रही थी, एक डिस्क्वालिफिकेशन की, दूसरे राज्यपाल की भूमिका के ऊपर सवाल उठाने की, तीसरे सरकार को फिर से बहाल करने की।
तो जब सरकार को फिर से बहाल करने की बात आई तो उस समय उद्धव ठाकरे की उस बेवकूफी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, क्या ये सही है? देखिए, राज्यपाल की भूमिका पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं वो वर्डिक्ट का हिस्सा पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर आप सवाल उठाते हैं और उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपके सवाल उठाने का मतलब क्या है? तो क्यों इतनी कंफ्यूज्ड है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र में और संविधान में लोकतंत्र बचाओ अभियान वाले इन दलों को खुश भी करना है, संतुष्ट भी करना है और यह भी बताना है कि संविधान के तहत यह नहीं किया जा सकता, कानून इसकी इजाजत नहीं देती है। क्योंकि राज्यपाल के ऊपर जो बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली उसमें इन लोगों ने कहा कि गवर्नर के पास यह अधिकार नहीं है कि वो सोच सके कि ये सरकार माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है। अब लोकतंत्र की बात अगर करें तो गवर्नर के पास यह अधिकार अगर नहीं है तो किसके पास है? अगर उसके बाद एक बैठा हुआ होता है सदन में, वो स्पीकर होता है। अगर स्पीकर उसी पार्टी का है और उसी पार्टी में विद्रोह चल रहा है, उसी पार्टी की सरकार गिरानी है, तो कोई भी विपक्षी पार्टी जो वहां पर विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है वो अगर स्पीकर के पास जाता है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, सरकार ने विश्वास खो दिया है, सदन का बहुमत खो दिया है, तो आप एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए और अगर सरकार विश्वास हासिल कर लेती है तो रहेगी, नहीं विश्वास हासिल करती है तो चली जाएगी। तो उस आधार पर स्पीकर को अधिकार है, लेकिन स्पीकर अगर फैसला नहीं लेगा तो फिर अधिकार हो जाता है गवर्नर का। और गवर्नर के पास चुनाव के बाद से ही एक अंतःकरण की स्वतंत्रता होती है, मतलब आत्मा की आवाज सुन के कोई भी गवर्नर यह फैसला करेगा कि किसको हम सरकार बनाने के लिए बुलाएं, किसके पास बहुमत हो सकता है। या फिर उस मामले में जब कोई विपक्षी पार्टी अगर किसी सरकार के बारे में कह रही है कि इनके पास बहुमत नहीं है तो बहुमत साबित करने का 2-3 तरीका होता है। पहले गवर्नर एक और तरीका अपनाया करते थे कि गवर्नर हाउस के अंदर परेड करवा दिया करते थे, जिस पर एक बार सरकार गिरी थी और जगदंबिका पाल मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया रातों रात सरकार चली गई थी। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर अगर बहुमत हासिल करवाना चाहती है तो वो सदन के विशेष सत्र आयोजित करे, उसको बुलाए और सदन में ही बहुमत की सिद्धि यानी बहुमत साबित किया जा सकता है। राज्यपाल ऐसा नहीं है कि कभी भी सारे विधायकों को अपने आवास पे बुला ले और बता दें कि आप परेड करो, बताओ कि आपकी गिनती कितनी है। ये मामला खत्म हो चुका है। तो गवर्नर के पास अधिकार तो है लेकिन सत्र के अंदर अधिकार है। यही अधिकार का उपयोग किया गया। गवर्नर ने सत्र की बात कही और उसके बाद उस सत्र में उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करना था, लेकिन उद्धव ठाकरे जानते थे कि बहुमत साबित नहीं होगा, इसलिए उद्धव ठाकरे ने बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माना जाता है, सर्वोच्च फैसला उनका होता है, उनकी हर एक टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जिस तरह से वो स्पीकर के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी की है उससे तो उद्धव गुट को एक मौका मिल गया, क्योंकि जैसे ही फैसला आता है उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अभी तो राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इन टिप्पणियों से सरकार और संवैधानिक संस्थानें परेशान हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इन टिप्पणियों पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले दिनों कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला देना है वो लिखित में फैसला दो, और ये जो टिप्पणियां होती है संवैधानिक स्तर पर, इन टिप्पणियों का कोई मायने नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश होती है। और सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस मामले में टिप्पणियों से नहीं बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह समझना चाहिए कि आप गवर्नर के फैसले पर सवाल उठा रहे हो, तो अगर आपके पास अधिकार है कि गवर्नर ने गलत किया है तो उस गलत को सही करो और उसके बाद यह फैसला सुना दो कि गवर्नर ने इस सरकार की नियुक्ति में गड़बड़ियां की है, इसलिए सरकार बर्खास्त हो जाएगी, राष्ट्रपति शासन लगाओ और उसके बाद या तो चुनाव करवाओ या तो पुरानी सरकार को वापस बुलाओ, उसे बहुमत साबित करने का मौका दो। यह फैसला होता है। आप ये फैसला नहीं दे सकते, आप भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत और ये सही। ये सिलेक्टिव तरीका नहीं हो सकता कि गवर्नर भी गलत है लेकिन हम गवर्नर के उस फैसले को मान सकते हैं।
अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो वो माइनॉरिटी में था इसलिए इस्तीफा दिया, उस संकेत के आधार पर उसे वापस नहीं कर सकते क्योंकि अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। इधर शिंदे की सरकार बनी, उसमें भी कुछ खामियां थी क्योंकि किसी पार्टी के फैक्शन को, किसी पार्टी के विद्रोह को गवर्नर या दूसरे लोग नहीं मान सकते कि उस पार्टी में टूट हो गई है, अपने आप से नहीं मान सकते। स्पीकर को यह जानकारी पहले ही होती है और इसलिए होनी चाहिए। इस मामले में भी वो कंफ्यूज दिखा। आप एक फैसला करो, जो फैसला आपका है वो यही है कि आप उद्धव ठाकरे को वापस में सीएम नहीं बना सकते। यह महत्वपूर्ण फैसला है। इसके अलावा जो टिप्पणियां हैं उसका कोई मायने नहीं उसी से राजनीति भी शुरू हो जाती है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो अयोग्यता वाला मसला है उसे बड़ी बेंच में भेजा गया है, क्या एक उम्मीद जगी है उद्धव ठाकरे गुट को? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं जगी है उद्धव ठाकरे के पास, क्योंकि ये जो बड़ी बेंच पे भेजा गया है ये एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों की बातें हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने यह सवाल उठाया था कि डिप्टी स्पीकर को उस समय हटाने की प्रक्रिया चल रही थी, इसी कारण से वहां पर डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार डिप्टी स्पीकर के पास नहीं है। और यह मामला नबाम रेबिया केस से जो जोड़ा गया, ये एकनाथ शिंदे ने अपने नोट में डाला था। ये क्वेरी होता है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ये देते हैं कि आपने ये वर्डिक्ट पहले दिया है और उस आधार पर हम चाहते हैं कि उस आधार पर हमारा केस मजबूत है तो हमारे पक्ष में फैसला दो। अगर एकनाथ शिंदे की बातों को माना गया, लार्जर बेंच को सौंपा गया है, अब उस बेंच में सुनवाई होगी, एक बड़ा फैसला होगा, तब तक तो इन लोगों की विधायक जो हैं उसकी सदस्यता का कार्यकाल ही खत्म हो जाएगा। अगले साल चुनाव होना है, तो फिर ये मामले में भी एकनाथ शिंदे की जीत है। उद्धव ठाकरे को सिर्फ ढाढ़स इस बात का है कि अभी इस पर फैसला नहीं आया है, आगे फैसला आएगा और आगे फैसला आएगा, उसी की उम्मीद में ये जीत की संभावना तलाश रहे। जी बिल्कुल, मतलब कानूनी लड़ाई पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे जीत चुके हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तमाम नेताओं को इस मामले पर फैसले का बेसब्री से इंतजार था। कोर्ट के फैसले ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया तो वहीं शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है, जिससे कि साफ है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ही बनी रहेगी। पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है, तो शिंदे गुट का कहना है कि हमने शिवसेना को बचा लिया। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।